तो प्लीज कम टू section 44, again very important section, very important definition. Injury, the term injury is defined under section 44 and it is very important. The word injury denotes any harm whatsoever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. So this is the definition. इसको आप before understanding it you see the nature of questions, कैसे क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और इसी पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी है इसकी, बस नोट मोर देन दिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक. इंजरी इज एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन हिज बॉडी और माइंड ओनली. बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. बॉडी और रेपुटेशन ओनली, बॉडी और प्रॉपर्टी ओनली. नाउ यू सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि every option has some answer 50%, 70% like this. ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही है लाइन. These all the options are having some percentage of the answer, and in such kind of answers one becomes sometimes you commit your what I call human errors, मानवीय भूल. कुछ नहीं है बस, अच्छा बॉडी और माइंड टिक. जब ट्रेन में आ रहे होते हैं डिस्कस करने के लिए, हाँ इसका आंसर क्या है? ए बॉडी और माइंड देख ले. अरे भाई सेकंड लाइन तो पढ़. ओ तेरी एस. अरे यार अब ऐसे होता है हमेशा. जहां 4-5 बार ऐसा करा आप बाहर, कंपटीशन से बाहर. ये प्रैक्टिकली देखा है हम लोगों का. तो एक लेवल के बाद जैसे क्रिकेट में 40-50 रन बन गए, 50 का पहले जैसे मान ली 40 रन बना लिए किसी क्रिकेटर ने 45 के आसपास, फिर वो थोड़ा रुक के खेलेगा, कम से कम 50 के रिकॉर्ड में आ जाए. वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, वो 50 बन गया, फिर वो 23 रन बनाएगा. लेकिन जैसे 90 के आसपास आएगा, एफर्ट्स ये होते हैं कि अब कोई गलती नहीं करनी. अब मैं सेंचुरी के पास में हूँ, कम से कम सेंचुरी. और अगर वो 90 से लेकर 100 के बीच में फेल होता है उसको बोलते हैं नर्वस 90. नर्वसनेस आ जाती है वहाँ पर, ये है ना. ऐसे ही आपके लॉ के एग्जाम में है, लगभग 50% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं. तो 50% परफॉर्मेंस आपकी वैसे ही हो जानी चाहिए आसानी से. आपको लगेगा अरे मुझे बहुत कुछ आता है. जो रियल फाइट है वो 2 तरह के क्वेश्चंस पे होती है. जो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल हैं, जो आपको टॉपर्स की कैटेगरी में लेके जाते हैं, एक तो वो. दूसरे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान है. इंजरी कहाँ डिफाइंड है, जो आपको मतलब ये समझ लीजिए पास होने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो उन क्वेश्चन को गलत करा आपने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो पीछे पूछ देंगे आपको पूरी तरीके से. मीन सिंपल क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चंस अगर आप गलत करके आते हो तो इसके ये समझ लीजिए, एक तो होती गलती, एक होता पाप, एक होता महापाप. सो सिंपल क्वेश्चंस को छोड़ना तो चलिए पाप, लेकिन गलत करके आए तो और ही बड़ा पाप मैं ही मानता हूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और ऐड कर दिया आपने उसमें, जबकि वो क्वेश्चन आपको बहुत कोई माइंड एप्लीकेशन था ही नहीं. इंजरी 44, बात खत्म है कि नहीं. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे तो जो 90 से लेकर 100 तक का जो दूरी है, वो जहां पास और फेल डिसाइड होता है, वो उन्हीं का है. जो यूं करते हुए आते हैं, गाल पे थप्पड़ मारते हुए आते हैं, वो हमेशा बाहर ही आएंगे. और वो 1 साल, 5 साल, 10 साल भी लगा देंगे कई बार तो, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना. और ये गलतियों की ये ट्रिक्स हैं बहुत सारी, कैसे अपने को इवोल्व करना है. 90 से लेकर के 100 तक का जो 10 मार्क्स का जो टफ कंपटीशन है, एक मार्क जहाँ पर बहुत वैल्यूबल हो जाता है, वही आप लोगों ने यहाँ सीखना है. एक्चुअली 50 तो आप सीखे सिखाए हैं, लेकिन 90 से 100 की जो दूरी है वो आपको क्रॉस करनी है. तो प्लीज़ कट ऑफ मत देखिए. अब आप ये देखिए इस एग्जाम को टॉप करने के लिए कितने नंबर चाहिए. बस आप वहाँ टॉप की सोचेंगे, तब जाकर के आप एक कंफर्टेबल जगह खड़े होंगे यहाँ पर. अगर आप कट ऑफ देख के खुश हो जाएंगे, कट ऑफ से 2 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रह गए, वो रिश्तेदारों को कहने के लिए अच्छा है. रिश्तेदार कहें भाई यहाँ नसीब की बात है 1-2 नंबर कम रह गए. मोहल्ले में कहने के लिए अच्छा है, लेकिन आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है. आपको अपना कैरियर बनाना है, ना कि सिंपैथी गेन करनी है. और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस पैटर्न पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए. जैसे इंजरी की ही बात है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपने अगर ये लाइन डायरेक्टली बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग जो है
बात खत्म। यहीं से क्वेश्चन आना आपका हर बार। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटसएवर लीगली कॉज टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब यार इंजरी की नहीं है कि सर इंजरी कहा था, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द सेक्शंस। अभी हर बार रिपीट नहीं कराई जाएगी ना बात ये कि आपको बहुत प्रिसाइसली पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना एक्यूरेटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन, द टर्म इंजरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, I make it difficult for you. The term injury is defined under section option A 43, 44, 45, 46. तो आंसर इज 44। बट सपोजली अगर आपको ये याद नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप क्या करें, कुछ 40s में था, 43 था, 44 था, 45 था। अगर आपके दिमाग में ऐसा एक डिलीमा वहां बन गया, इट मीन्स आपने कसम खा रखी कि आप फेल होना ही होना है हमने। ये डिलीमा आपका एग्जाम में नहीं होना चाहिए। 40 इंजरी मीन्स 44 मतलब ही नहीं होता, शर्त लगाए 10,000 की। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से, उस प्रिसाइसली तरीके से याद। फिर वो कैसे आएगा, उसका तरीका सिर्फ एक है कि आपको रिवीजन इतना जबरदस्त करना है कि आपको बेरेट खोलने के लिए किताब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। आपको रिवाइज ऐसे करना है, बार रिपीटेडली करना है, जैसे कि आपको 5 का टेबल, 10 का टेबल, 15 का टेबल पढ़ने के लिए किताब नहीं खोलोगे आप लोग, ऐसे ही इतनी आसानी से आपको बेरेट के प्रोविजंस रटे होने चाहिए। आपको ऐसे नहीं 17 का पूछ तो अटक जाएंगे आप, तो अटकने वाला काम तो करना ही नहीं हमने। जैसे 10 का टेबल स्मूथली सुना सकते हैं आप, वैसे ही आपको याद होना चाहिए 44 में इंजरी, 43 में इलीगल, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। बस जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मान लीजिए आप लोग जज बनने वाले हैं, और जब तक आप भगवान जी को बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, इट मीन्स अभी कहीं ना कहीं कमी है बस। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। एक ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को, डेली रिवीजन, बस 2 घंटे डेली रिवीजन करना है। यानी जैसे आप लोगों का नियम बना हुआ है कि हर आधे घंटे बाद में आप लोगों को व्हाट्सएप देखना है, लाइक डिसलाइक के जवाब देने हैं, ऐसे ही एक नियम बना लीजिए कि 2 घंटे का जो है ना, वो उसका भी एडिक्शन होना चाहिए रिवीजन का, कि 2 घंटे रिवीजन करना ही करना है। जैसे बिना लाइक के, बिना सेल्फी के बिना नींद नहीं आएगी, ऐसे ही 2 घंटे के रिवीजन के बिना नींद आनी ही नहीं है हम लोगों को बस। ठीक है, पूरा हिसाब करके सो रात को रिवीजन का भी। सही, चलिए बढ़ते हैं आगे को। इंजरी, तो ये बात आ गई। इंजरी के इस पे कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई प्रकार का इंजरी हार्म हो सकता है। एंड सिर्फ इतना देखिए आपको किसके, कि इफ द योर एक्ट इन 44 में, इफ योर एक्ट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ दिस, है ना, हार्म टू योर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो प्लीज कम टू सेक्शन 45। वेरी क्विक डेफिनेशंस। सेक्शन 45 डिफाइंस व्हाट, लाइफ। इतना याद रखना किसकी लाइफ है ये, द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, नॉट मोर देन दिस। इतना ही करना है आप लोगों ने बस। एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फॉर यू अंडर सेक्शन 45 आईपीसी। लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट द लाइफ ऑफ एनी एनिमल। तो दिस इज व्हेनेवर यू से द वर्ड लाइफ, इट इज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बस, नॉट मोर देन दिस। डिफाइन लाइफ, आरजेएस। Now come to death, 46. The word death denotes the death of a human being, and very important for you to understand the section 299. Please go to section 299 fast. Practical application of the term death. This is section 299. This is, जब हम लोग पढ़ेंगे 299 बहुत जल्दी शुरू करेंगे चैप्टर ये। This is whoever causes death. The very first word is what? 299 first. Whoever causes death. It means what? यहाँ पे elaborate नहीं किया गया कि death किसकी। Whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है। अब तो किसकी मृत्यु कारित करने का मतलब है यहाँ पर? Of a human being. And now question arises whether a child in mother's womb, whether a child is in mother's womb can be treated as a human being. अगर कोई गर्भवती महिला है, गर्भ में बच्चा है और उसकी डेथ तब कर दी जाए तो क्या उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा?
नहीं माना जाता। क्यों? बिकॉज एज पर लीगल पॉलिसी उसको हम ह्यूमन बीइंग अभी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वी आर कॉजिंग डेथ बट नॉट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो दिस इज सेक्शन 46, पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आएंगे तो कर लेंगे। अब 46 में आके डेथ हो जाएगी। 40 इंजरी कहां पर हुई थी? 44 में इंजरी हुई, लाइफ डेथ का सवाल बन गया, तो 45 और 46 डेथ। एनिमल, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। अब प्लीज डोंट सी द लॉजिक, ह्यूमन बीइंग से अलग जो भी होगा वो एनिमल है। और हालांकि अगर ब्रॉडर टर्म में डिफाइन करें तो मैन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, तो डोंट गो फॉर ब्रॉडर डेफिनेशंस। व्हाट हैज बीन द प्रिसाइसली गिवन इन आईपीसी, एनिमल मींस एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। अगर इसको टेक्निकली अडॉप्ट कर लें, टेक्निकली कर लें, तो एक मच्छर को आप क्या कहेंगे? बिकॉज इट्स ए लिविंग क्रिएचर, है ना, बट इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली उस डिवीजन में मत जाइएगा। फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी देखना है कि आईपीसी किसको ट्रीट कर रही है। और जैसे फॉर द पर्पज ऑफ, देखिए एक टर्म होती है गुड फेथ। द टर्म इज व्हाट? गुड फेथ। It has been defined in IPC in a different way. It has been defined, the same term has been defined in General Clause Act in a different way. So, we are defining these terms only for the purpose of this book. ठीक? अगर कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिकल साइंटिस्ट पढ़ेगा बायोलॉजी को, कहेंगे व्हाट इज दिस, दिस इज फुलिशनेस, दिस इज नॉट एनिमल, वो ऐसे बात करेगा आपसे। राइट? नो, एनिमल मीन्स any living creature other than human being. That's it. 47 khatam baat. Now it is vessel. 48. What do you mean by the vessel? The word vessel denotes anything made for the conveyance by water of human being or of property, like this. See, पहला क्वेश्चन, वेसल कहां डिफाइंड है? सेक्शन 48. सेकंड, what do it mean? Anything made for what? Conveyance by water. So anything, it may not be big ship, it may be anything. The purpose is what? Conveyance by water of human beings or of property. So please go to the definition, stick to the meaning of given in definition only. It may be anything now. It may be ship, it may be boat, sometimes it may be smaller boat also. Now, year. Wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar. आपसे यही पूछा जाएगा ईयर और मंथ कहाँ डिफाइंड है और कहाँ से ब्रिटिश कैलेंडर से आप उसको रिलेट करोगे। नेक्स्ट 50, सेक्शन का मीनिंग कहाँ दिया गया है? सेक्शन 50 में, बस इतना याद रखना है आप लोगों ने। ओथ का मीनिंग कहाँ दिया गया है? सेक्शन 15 में देखना है, बस इतना ही करना है आप लोगों ने। अब इससे आगे की जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो वो है गुड फेथ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी डेफिनेशन को आप लोगों ने हेडिंग से और बस हल्के फुल्के मीनिंग से काम निकालना है, बस जैसे मैंने पढ़ाया उसी पैटर्न पे कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ हमने डिटेल में पढ़ना है अभी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसिव, वहां पर एक एक वर्ड को डिटेल में करना पड़ेगा, तो वहीं पे मेहनत करेंगे पूरी हम। यहाँ पर इतना ही करना है बस। सो थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग। So let's start with the section 52. This section 52 defines the term good faith. Section is important for your prelims as the definition of in which section the term good faith is defined. Secondly, this term section 52 is important for your mains as well. Generally they ask you question, explain the term good faith. So you will have to explain the meaning of good faith in your mains exam. Thirdly, this section has practical utility because now I will show you some of the sections, then you will see this term good faith has been used in many of the sections of IPC, or wherever it is used you will have to apply the same meaning as of here in section 52, and for that purpose I show you few sections. Please see this. So please see this section 76. मैं ये sections explain नहीं करूँगा. I just want to show that this term has been used in so many sections. Section 76. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith. This is the term good faith. You can highlight it. Section 76. Believes himself, good faith believes himself to be bound by law.
So section 76 is using the term good faith. When a person believes himself, good faith believes himself to be bound by law. Same term again if you go to section 89, nothing which is done in good faith. 93, no communication made in good faith. 92, act done in good faith. So there may be other sections as well. So what I want to, this is section 88 in good faith. So this term good faith has been used in so many sections in the IPC. So we need to understand what do we mean by the, when we say good faith, then what do we mean? उसका मतलब क्या है हम लोगों को? And whatever its meaning, because of section 7, this is section 7. Section 7 IPC. What it says? Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. तो वी हैव रेड इट, सेक्शन 7 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर मैं पढ़वा देता हूँ यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है कि ये मतलब है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग हियर गुड फेथ, तो गुड फेथ, मीनिंग ऑफ गुड फेथ इन वन पार्ट एंड द अदर पार्ट विल रिमेन सेम. It means if we understand the meaning of good faith, it will be used in that sense in all the parts of the IPC. You need not to change its meaning here and there. समझे? तो section 7 will show you the applicability, how this meaning of good faith will be applicable in entire IPC. Section 7 आपको ये समझाएगा कि जो मीनिंग है 52 में गुड फेथ का, वो जो अदर पार्ट्स हैं आईपीसी का, वहां पर कैसे कैसे अप्लाई होगा. सेक्शन 7 के अनुसार जो गुड फेथ का मीनिंग पार्ट 3 में होगा, वही पार्ट 4, पार्ट 5 हर जगह सेम मीनिंग होगा उसका. वो सही है. तो आप लोग थोड़ा इंटरलिंक करके समझना शुरू कीजिए. आप सेक्शन 7 भी ऐसे याद रहेगा आपके अब कि सेक्शन 7 एप्लीकेबिलिटी समझाता है कि एक बार हमने मीनिंग समझ लिया तो इसका मतलब गुड फेथ विल बी अप्लाई, सेम मीनिंग विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द पार्ट्स. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. ठीक, अब पढ़िए मीनिंग पर आते हैं, अब मुद्दे पर आते हैं सीधा सीधा. सेक्शन 52, प्लीज सी दिस साइड. Good faith, nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. Please, these are the two words, which is done, जो भी किया गया है, और believed या जिस पर विश्वास किया गया है, without due care and attention. Sometimes you do something, कि I did something in good faith. A doctor operated his patient in good faith. This is the first part, which is done. Which is believed. I believed you in good faith to be someone else. मुझे लगा आप ही अमिताभ बच्चन है, आपकी हाइट उनसे एकदम मिलती है. I believed in good faith. तो believing and doing, these are the two different words which are used in section 52. So तो either you are doing something in good faith or you are believing in good faith. इसका मतलब क्या होगा कि if you are doing with due care and attention, this is the punch line, these are the key phrases, due care and attention. ड्यू केयर का मतलब है कि आपने जो केयर एक्सपेक्टेड थी आपसे, यू टुक दैट काइंड ऑफ केयर एंड अटेंशन, तो तब ये कहा जाएगा कि यू डिड इट इन गुड फेथ. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे आएंगे आपसे? These are the questions in prelims. A person is believed to have acted, देखिए यहाँ पर, in good faith when it is proven that accused acted with due care and caution. See, so बल्कि इसमें एक शब्द अगर ड्यू केयर है, देखिए इसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर सकता हूँ. प्रॉपर वर्ड क्या है? ड्यू केयर एंड अटेंशन. ठीक है, ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया, ये LLM में है, ड्यू LLM में आया हुआ क्वेश्चन है, ड्यू केयर एंड अटेंशन, कॉजन आ गया. लेकिन अगर बी ऑप्शन होता जिसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन होता, तो फिर आप ड्यू केयर एंड अटेंशन को करते. एग्जैक्ट वर्ड जैसे ये रहा,
ये इतने सारे जगह आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीएससी सब दुनिया भर में। गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड मीन्स एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। एग्जैक्टली आपका एन एक्ट इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। ऑनेस्टली से मतलब नहीं है यहाँ पर हमारा, और ऑप्शन जो है एन एक्ट डन अंडर बोनाफाइड बिलीव, ये भी नहीं है। एन एक्चुअल बिलीव दैट द एक्ट डन इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये भी नहीं है। एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ये हम लोग अभी ढंग से समझेंगे कि अभी तो मैंने केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस लाइन ड्यू केयर एंड अटेंशन। द मीनिंग ऑफ गुड फेथ इज व्हाट, ड्यू केयर एंड अटेंशन। एग्जैक्ट इन्हीं शब्दों में याद रखेंगे आप लोग। सही, अब देखिए आगे मीनिंग ऑफ गुड फेथ, अगेन वही विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन आईपीसी अंडर सेक्शन 52। अगेन मीनिंग पर डिफाइन वर्ड्स गुड फेथ, एमपी जुडिशियल सर्विसेज। तो मेंस में क्वेश्चन आ गया आपसे। अब आ जाइए इसमें डिटेल में समझते हैं इसको, है क्या अभी। एक केस है बक्सू मियां चौधरी वर्सेस द किंग। द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ इन दिस सेक्शन इज ए नेगेटिव वन। इसको समझिए पहले, नेगेटिव वन का क्यों कह रहे हैं यहां पर, ये डेफिनेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन नेगेटिव तरीके से उन्होंने समझाई है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर किसी काम को विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन करोगे तो आप गुड फेथ में नहीं कहलाओगे। अब इसका उल्टा कर दोगे कि अगर ड्यू केयर अटेंशन के साथ काम करोगे देन यू कैन से आई डिड इट और आई बिलीव्ड इट टू बी इन गुड फेथ। समझ में आई बात है? सो द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड हियर इन नेगेटिव वे। सेकेंडली, see, it says that an act is said to be done in good faith if it is done with the due care and attention. It has been held in this that absence of good faith means simply carelessness or negligence. इसको समझिए आप, इनके कनेक्शन को टेक्निकली आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा इसमें। that absence of good faith means simply carelessness or negligence. देखिए क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये, कि इस केस में बात आई गुड फेथ का मतलब है एब्सेंस ऑफ केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस का मतलब कि आप केयरलेस, अगर आप केयरलेस हैं तो इसका मतलब गुड फेथ नहीं है। अब गुड फेथ में तभी कहेंगे जब केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस नहीं होगी आपके पास पार्ट पर। इफ यू आर नॉट नेग्लिजेंट यू आर इन गुड फेथ, इफ यू आर नेग्लिजेंट यू कैन नॉट से योर सेल्फ टू बी इन गुड फेथ। देखिए क्यों क्यों जिक्र आया है, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 डिफाइंस गुड फेथ एज फॉलोज, ए थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। दीज आर टू इंडियन लॉज, दो भारतीय कानून हैं। वन इज व्हाट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड अदर इज आईपीसी। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या कहा कि जब ये इनफैक्ट वास्तविक रूप से ऑनेस्टली करा जाएगा, गुड फेथ वाज लिंक्ड विद ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। लापरवाह थे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कहता है? जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि अगर हम गुड फेथ में कब कहेंगे कि जब आपने काम वो ईमानदारी से किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रमेश ने सोचा कि सर ने इतनी बार डॉक्टर कह दिया छोड़ो एलएलबी की डिग्री, सब लोग पब्लिसिटी हो चुकी है, मैं डॉक्टर ना हूं, और इन्होंने अपने घर के आगे जाके देखा कि डॉक्टर रमेश और कि सभी मर्जों का शर्तिया इलाज सही है। अब इनके पास एक मरीज आ गया पाइल्स का। पाइल्स क्या है? सब पता है, ये सब ब्लीडिंग वगैरह होती है कि तुम्हें हाजी है, मैं एकदम खत्म कर दूंगा, चिंता करो, ऑपरेशन करेंगे। और कौन था? उनका साला। तो साले को भी लगा कि भाई ऑनेस्टली मेरे जो जीजा जी हैं तो इनफैक्ट डन ऑनेस्टली, इन्होंने अपने पूरे पत्नी के सारे डर को दिमाग में रखते हुए, ससुराल के सारे डर को दिमाग में रखते हुए ऑनेस्टली ऑपरेशन कर डाला। समझ में बात अभी?
तो ही बिहेव्ड, ही डिड ऑनेस्टली, बट ही डिड इट नेग्लिजेंटली। डिग्री कौन सी? एलएलबी की। क्लास में डॉक्टर डॉक्टर सुनते, डॉक्टर मन में आ गया, तो ही वॉज नॉट, ही वॉज नेग्लिजेंट इन ऑपरेशन। अब अगर जनरल क्लॉज एक्ट को अप्लाई करोगे आप, तो ही वॉज इन गुड फेथ। मैंने एक फनी वो दिया आपको समझाने के लिए कि इन दिस केस जो रिक्वायरमेंट है जनरल क्लॉज एक्ट की वो क्या है? इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर डूइंग इट ऑनेस्टली, यू कैन से आई डिड इट इन गुड फेथ। ससुर जी सामने आ गए, कह रहे जी हम तमाजी क्या करा ले, कह रहे आई डिड इट इन गुड फेथ। कह रहे अच्छा आईपीसी दिखाता हूँ गुड फेथ क्या है। कह रहे नहीं जी जनरल क्लॉज एक्ट दिखाओ आप। जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा है कि ये काम मैंने ईमानदारी से किया था, नहीं किया था, मैंने ईमानदारी से किया, तो एज पर जनरल क्लॉज एक्ट आई एक्टेड इन गुड फेथ। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको दूसरा लॉ पढ़ाता हूं, और वो रहा ये 52 का, डन और बिलीव्ड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन विदाउट नेग्लिजेंस और केयरलेस। अगर आपने वेदर यू बिलीव्ड इट ऑनेस्टली और नॉट, इफ यू डिड द एक्ट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, only then you can say you acted in good faith. तो this is the difference in 52. मान लीजिए इनका दुश्मन आ गया, ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन कराने के लिए आ गया। अब इन्होंने कहा कि भाई बढ़िया सर्जन को बुलाओ, सारी केयर की इन्होंने, वो एटमॉस्फेयर पूरा पूरा ऑपरेशन थिएटर को इन्होंने पूरा क्लीन करवाया सब कुछ कि यहाँ पे कोई वायरस बैक्टीरिया ना रह जाए। ही एक्टेड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, और मन में आ रहा है मर जाए तो अच्छा है, मन से कोई मतलब नहीं है, वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट, इनके मन में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो मैं जिस चीज पे प्रहार कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज योर इंटेंशन डजंट मैटर इन केस ऑफ गुड फेथ, वेदर यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, वेदर यू आर टेकिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन और नॉट। इफ यू आर टेकिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन, वी कैन से यू एक्टेड इन गुड फेथ, बट इफ दिस लैक्स, you may be in good faith as per the general clause act, but you are not acting in good faith as per the section 52 IPC. ये बात समझ में आ गई? प्लीज रेज हैंड अगर समझ में आ गई तो। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या बात की गई? जनरल क्लॉज एक्ट में गुड फेथ को कैसे समझाया है कि इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, व्हेन यू आर डूइंग एन एक्ट ऑनेस्टली, यू कैन से कि आई एक्टेड इन गुड फेथ। तो focus in the general clause act is on honestly. When you are doing something honestly, then according to general clause act, you can say you acted in good faith. Even if you are negligent, then even in that condition, you can say in the general clause act कि you acted in good faith. ये बात समझ में आ गई? But just opposite is the section 52. Section 52 said what? If you are acting with negligence, you cannot say yourself to be in good faith. If you are acting with due care and attention, here focus is on due care. This is in section 52, focus is on with due care and attention. If you acted with due care and attention, it means you are not negligent, you are not careless, है ना? But even whatever, whether you are doing it honestly or not, it doesn't matter. Honesty is the requirement in case general clause act, it is not the requirement in case of 52. What is required in 52? Due care and attention. This is not required in general clause act. वहां पर फोकस है ऑनेस्टी पर, यहाँ पर फोकस है सावधानी पर। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे को। तो ये हुआ इन दोनों एक्ट का डिफरेंस। तो आप फोकस एरिया समझ गए होंगे कहां पर है। अब बढ़ते हैं आगे फिर। एच सिंह वर्सेस स्टेट केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट का। दैट द इसमें द एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी इन द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ which is introduced by the definition of this term as given in general clause act is not introduced by the definition of the court. तो ये जो element of honesty है, समझा चुका हूं, इस केस में यही बात कही गई है। Element of honesty is not the part of 52 उसमें। और ये बात आपको मेंस में क्योंकि पूछते हैं आपसे, you will have to explain in your mains कि honesty element is not required for the purpose of good faith in that case.
बिकॉज इन कॉमन पैरेलेंस ऑनेस्ट गुड फेथ का मतलब हम ऑनेस्टी समझते हैं, बट टेक्निकली एज पर आईपीसी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज नाउ व्हेन वी से ड्यू केयर एंड अटेंशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स genuine effort to reach the truth and not the ready acceptance of an ill-natured belief. Please understand these two lines. What do you mean by the due care and attention? It means genuine effort to reach the truth, not the ready acceptance of an ill-natured belief. What it means, this is. चलिए इसको ध्यान देता हूँ आपको. Genuine effort to reach the truth. I am a police official and I want to arrest somebody, है ना? So now if suppose I am going to arrest Don को अरेस्ट करना है, ठीक? Now I am, एक तो ये है कि Don को अरेस्ट करना नामुमकिन, क्या है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो दिस इज व्हाट, रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इल नेचर्ड बिलीफ कि भैया मिलना तो है नहीं, चलो वापस. कुछ भी मान लिया, रेडी इल नेचर्ड बिलीफ, ऐसा विश्वास को एक्सेप्ट कर लिया आपने. या किसी ने कहा कि देखो वो रेड शर्ट में डॉन बैठा हुआ है क्लास में, तो इन्हें डॉन समझा, चला गया, पकड़ कर ले गए. रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इल नेचर्ड बिलीफ. एक है जेन्युइन एफर्ट कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, व्हाट इज हिज करेक्ट एड्रेस, व्हाट आर द फीचर्स, इफ आई हैव द कोई फोन, कोई उसका फोटोग्राफ है नहीं है, and I am taking all care in identification of the Don, and then I am apprehending someone after all due inquiry. Even if after due inquiry I fail, then you cannot say you are not acting good faith. It must be shown that I have taken due care and attention. ये दिखना चाहिए, साबित होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से एज ए पुलिस ऑफिशियल जितनी जानकारी करनी चाहिए थी, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो मैंने बरती. एक आदमी ने कहा कि देखो वो बैठा है डॉन, और मैंने जाकर उठा लिया, पकड़ लिया उसको, पता चला वो डॉन नहीं कोई और था. एक है मैंने पूरी तरह वेरीफाई किया, उसके पास गया, उसका पासपोर्ट देखा, उसका आईडी कार्ड देखा, उसके नाम देखे, उसके पर्टिकुलर चेक करे, और मेरे पर्टिकुलर से मिल रहे हैं. भले ही डॉन नाम के 2 व्यक्ति थे, अब तो मैं दूसरे को ले आया, लेकिन आई डिड इट, आई मेड जेन्युइन एफर्ट टू रीच द ट्रूथ एंड नॉट रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इल नेचर्ड बिलीफ कि वॉट एवर, कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया. तो ये नहीं होना चाहिए. ड्यू केयर एंड अटेंशन का मीनिंग ये होता है. द स्टैंडर्ड ऑफ ड्यू केयर एंड अटेंशन इज द स्टैंडर्ड ऑफ द मैन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स नोट्स दे रखे हैं आपको मैंने. स्टैंडर्ड ऑफ द मैन हुज कंडक्ट इज ऑन द ट्रायल एंड नॉट ऑफ ए रीजनेबल मैन. सी द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन. स्टैंडर्ड ऑफ ड्यू केयर एंड अटेंशन का मतलब क्या है कि आप किस डिग्री की अटेंशन चाहिए, किस डिग्री की केयर यू वांट टू अडॉप्ट, किस तरीके से ये होना चाहिए. इट इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन, और इट कैन बी कंफ्यूजिंग लाइन फॉर यू, क्यों एवरीवेयर भी से कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की केयर होनी चाहिए. नो, इन दिस केस हुज कंडक्ट इज ऑन ट्रायल, जिस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ड्यू केयर एंड अटेंशन वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, इट इज रिक्वायर्ड. In case he is a highly skilled man, then he must have taken the due care and attention according to his stature. He cannot say कि I took all care as per the a person of ordinary prudence, reasonable man. No, you will have to take due care and attention as per your standard, what was expected from you, as per the facts and circumstances of this case. उस केस के हालात के अनुसार आपसे जो अपेक्षित था, आपसे आपको उतनी केयर लेनी चाहिए, करनी चाहिए थी. जैसे ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ द एक्ट. गुड फेथ डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. नंबर 1, नेचर ऑफ द एक्ट, व्हाट इज द एक्ट. सेकंड, मैग्नीट्यूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट. एंड थर्ड है फैसिलिटी ए पर्सन हैज फॉर द एक्सरसाइज ऑफ केयर एंड अटेंशन. These are the 3 factors. Number 1, what is the nature of act, कार्य की प्रकृति क्या थी. दूसरा, मैग्नीट्यूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, कितना बड़ा काम था, कितना छोटा काम था, और उसका महत्व कितना था काम का. और तीसरा, उस व्यक्ति को कितनी फैसिलिटी दी गई थी, द फैसिलिटी ए पर्सन हैज फॉर द एक्सरसाइज ऑफ केयर एंड अटेंशन.
उसको कितनी फैसिलिटी थी उसके पास, वो इन तीनों पर डिपेंड करेगा वेदर ही एक्टेड इन गुड फेथ और नॉट, वेदर ही टुक द ड्यू केयर एंड अटेंशन और नॉट। तो यू शुड नोट एंड यू शुड लर्न दीज 3 फैक्टर्स। जैसे इस केस से पढ़ते हैं हम लोग, सुंदरलाल वर्सेस एम्परर, सुंदरलाल वर्सेस एम्परर। द वारंट ऑफ अटैचमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग साइंड बाय द कलेक्टर वाज साइंड बाय द डिप्टी कलेक्टर एंड ट्रेजरी ऑफिसर। अटैचमेंट होना है प्रॉपर्टी का, उसका वारंट को साइन करना था कलेक्टर ने, बट इट वाज साइंड बाय द डिप्टी कलेक्टर, इट वाज साइंड बाय द डिप्टी कलेक्टर इंस्टेड ऑफ कलेक्टर। The Amin acted upon the warrant. It was held that so far as the Amin was concerned, the warrant appeared to him to be valid, and the Amin acted in good faith. फैक्ट समझाया पढ़ के नहीं, मैं समझाता हूँ। अमीन है जो निचले स्तर का अधिकारी है, उससे बड़े अधिकारी हो गए कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब हो गए। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना था, कुर्की होनी थी, तो जो वारंट साइन होना था, इन दिस केस वारंट विच वाज टू बी साइंड, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाय द कलेक्टर, बट कलेक्टर डिड नॉट साइन इट, कलेक्टर ने साइन नहीं किया उसको। हु साइंड इट? डिप्टी कलेक्टर एंड द ट्रेजरी ऑफिसर। तो लीगली टेक्निकली दिस वाज नॉट अ वैलिड सिग्नेचर, बट बिकॉज अमीन एक्टेड अपॉन द वारंट कि माय सीनियर ऑफिसर्स हैज डन दिस, तो हिज वर्क, his act was said that he acted in good faith, he could take the benefit of this. Next case, Shambhu Narayan, the accused, who was an educated person living in a town. See, what I advise, I always try to discuss some of the cases, but I am not saying that you should not read the textbook. You should read the textbook to develop your own understanding. When you read the textbooks, you gain you try to grasp the language as well. जब हम लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हमें लैंग्वेज भी आती है और फिर हम उसको धीरे धीरे यूज करना भी। Those who are in hurry of exam, they should can stick to whatever I am giving material. Those who are still pursuing LLB or who has time, तो they should read it from textbook as well. जिनका टाइम है उनको मजा ले लेकर के टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उनको फील होगा कि कैसे कैसे राइटर बढ़ता है आगे को, ठीक। सो इन दिस केस द एक्यूज वाज एन एजुकेटेड पर्सन लिविंग इन ए टाउन वेयर मेडिकल अटेंडेंस वाज अवेलेबल, chained up his brother who was suffering from periodical fits of violent insanity for over 3 months in an unnecessary cruel manner. एक व्यक्ति का भाई को पागलपन का तेरे नाम, फिल्म चल रही है हमने तेरे नाम, चेन करके रखा था उसको सलमान खान को, तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को जिस पर पागलपन का दौरा सवार है उसको इस तरीके चेन करके अननेसेसरी क्रूअल मैनर में रखा उसको, जबकि क्या मेडिकल अटेंडेंस वाज अवेलेबल देयर। इन दैट केस इट वाज हेल्ड दैट accused did not act with due care and attention inasmuch he did not avail the medical care. Medical care was expected from him. If your brother was suffering from such kind of disease, you should have availed the medical care. So you cannot say you acted bona fidely in good faith. No, you did not take care properly as was expected from you, because medical facilities are there. You should have gone there. So Shambhu Narayan, you can be asked which out of the following cases is related to good faith. So at least learn the name of case laws. Next is what? Sukaru Kaviraj, very famous case, Kaviraj versus Empress. We have discussed it right now with the name of Mr. Dr. Ramesh. अब कविराज को कर देते हैं यहाँ पर, क्या है? कविराज uneducated in science of surgery. He is uneducated in science of surgery. His knowledge being based on practical experience only. Whatever he has gained practical experience, that is his knowledge. Operated a man for internal piles by cutting them out with an ordinary knife. एक आम चाकू से उसके पाइल्स के छाले काट डाले. The man died from hemorrhage. It was held that he had not acted in good faith, although he had performed similar operations on previous occasions. So in this, the surgeon was not
well educated in case of surgery. Although he may be believing bona fidely, he operated honestly, whatever, but he used what? Ordinary knife, or he used for that kind of sensitive operations ordinary knife, and it means what? You did not act with good faith. समझ में आई बात आपको? नहीं है तो इन दैट केस कर लेंगे आप. चलिए नेक्स्ट केस इज व्हाट? एम्परर वर्सेस हयात. इसको देखिए. Decided as early in 1887, accused seeing a child in the early morning in a place considered by the villagers to be haunted. Accused ने एक बच्चे को ऐसी जगह पे देखा जहां पर लगता है कि यहां भूत रहते हैं. Haunted, भूत. अमिताभ बच्चन, सही है. And considering the child to be a spirit or demon, उस बच्चे को ही समझ लिया यही आत्मा है, भूत है. And caused his death by inflicting blows before he discovered his mistake. So this case can be considered in what he said that I should be given the benefit of mistake of fact, but he was lacking in good faith. He did not take due care and attention. उसको ascertain करना चाहिए था, बात करता, पूछता, कुछ तो निकल गया था. तुमने यार पिल पड़े उस पर मार दिया बच्चे को. तो it means whatever you believed it. You believed what? You honestly believed him to be a ghost. But you did not take due care and attention. Therefore, section 76 की जो requirement है. See, nothing is an offense, section 76. Nothing is an offense which is done by a person who, by reason of mistake of fact. Here in this our case of Hayat, the accused is under mistake of fact. है कि नहीं है? The accused is in mistake of fact. How? That he considered that child to be a ghost. It is a mistake of fact. But 76 कब होगा? By reason of mistake of fact, in good faith believes himself to be. है ना? Now question यहाँ पर ये कि whatever mistake of fact, it must be in good faith. He must acted in good faith. So even though he was in mistake that he is a ghost, but he was not acting in good faith. Therefore, defense of section 76 will not be applicable in this case. He cannot claim benefit of section 76. Why? Because you are not acting in good faith. Because you did not take care. Due care and attention नहीं था आपके पास. You did not take care. So I hope कि now you जो concept develop हो रहा होगा आपका, कर लेंगे आप ये आपके नोट्स में हैं. और प्लीज़ इन नोट्स को पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए. इतने नोट्स भी कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा. इनको रिप्रोड्यूस कर दीजिए एक बार बस. ठीक है साहब. तो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 52. दिस इज व्हाट? गुड फेथ. एंड नेक्स्ट सेक्शन इज, उसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, 52A, दैट इज हार्बर. तो विच सेक्शन डिफाइंस हार्बर? दिस इज सेक्शन 52A. विच सेक्शन डिफाइंस हार्बर? दिस इज द ओनली. इसमें सिर्फ इतना है. सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड लिख लीजिए. द वर्ड हार्बर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कोड एज 52 by an amendment act in 1942. Sometimes they can ask you the amendment, so please don't forget this. It was added by the amendment in 1942. Harbour 52A. You need not to go for this more than this. I repeat it. जिस पैटर्न पर पढ़ाया है, that pattern is sufficient for qualifying the exam, and I don't advise you to go further. But if you want to go further, it's all upon you. Every section, even if you go to the 299 and 300 discussions, you can take complete 1 year in discussion of 299 and 300. Every section can be studied in much detail. But what we are doing, we are studying for the purpose of qualifying this exam, and my approach is stick to that only. 52A will come only in prelims, and they can ask you only in which section Harbour is defined.
तो वी नीड नॉट टू गो डीपर इनटू डीपर. सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन अदर सेक्शंस आल्सो. वेयर इट इज कंसिडर्ड बाय मी कि वी शुड रीड इट इन लिटिल बिट लेंथ, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी कम करके पढ़ाई हो सकती है. लिटरली मैंने जुडिस एग्जाम क्वालिफाई किया आप लोगों से 1/10 पढ़ाई करके, 1/10 ऑफ योर. हाउ? बिकॉज जितना मैंने पढ़ा आई वॉज एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट टर्म्स, एग्जैक्ट सेंटेंस. दैट इज वॉट एवर आई विल लर्न इट. सो यू आर सपोज टू डू दैट. मैं ज़्यादा करा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए डेली आपसे. ठीक, थैंक यू.